पहले हम लोग इन 7 प्रश्नों को देख लेते हैं, जैसे हम लोग डेली देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये 55 नंबर का प्रश्न है, जो कि आपके TRE 3.0 PRT में 1 to 5 में ये प्रश्न पूछा गया था, जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें। ठीक है, तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा विषम है। तो ये आप जो है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये प्रश्न किस सब्जेक्ट का है और इस प्रश्न का मतलब क्या है। तो ये देखिए, इसका जो है कि राइट देखिए, विषम को हमें चुनना है। तो विषम इसमें जो है कि आयोग हमारा क्या राइट आंसर माना था, सहारनपुर जो है कि राइट आंसर माना था, ऑप्शन नंबर बी को। तो देखिए ये फ्रेंड्स आपका जो है कि ये प्रश्न आपके इसी चैप्टर से पूछ लिया गया था। जैसे आप जो है कि नीचे आपको दिख रहा होगा, पेज नंबर 73 है, और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इसी चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और जो है कि इसी चैप्टर से देखिएगा, मैं जो है कि यहाँ पे हाईलाइट भी कर रखा हूँ। और इस चैप्टर में देखिए दिया क्या गया है, देखिए मैं यहाँ पे TRE 3.0 PRT भी लिखा हूँ। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग से है। ठीक है, तो दिल्ली कोलकाता का जो है कि राजमार्ग है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग वाला, और चेन्नई और मुंबई है। ठीक है, तो मुंबई यहाँ से आपको दिख रहा होगा, चेन्नई मुंबई वाला, और कोलकाता वाला दिख रहा होगा, लेकिन इसमें सहारनपुर जो है कि 6 लेन वाली महाराजमार्ग की सड़क में नहीं है सहारनपुर में। ठीक है, सहारनपुर को जो है कि कोई ये 6 लेन वाली जो है कि राजमार्ग नहीं जोड़ता है। तो यही हमारा इसमें जो है कि विषम था। ठीक है, तो यही हमारा इसमें विषम था। और यहाँ पे जो है कि आप देख पा रहे होंगे कोलकाता और मुंबई ये 6 लेन जो है कि जोड़ता है, और ये इसको सहारनपुर को नहीं जोड़ता है। तो यही हमारा विषम था और यही हमारा आंसर भी था। तो देखिए ये प्रश्न भी आपका इसी चैप्टर से है। और चलते हैं हम लोग यहाँ पे दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए सदिया और धुबरी के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, यानी कि संख्या 2 की लंबाई कितनी है। तो देखिएगा ये प्रश्न आपके TRE 3.0 6 to 8 SST में ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये क्लास 9th और क्लास 10th की जियोग्राफी PRT के लिए, 6 to 8 के लिए, 9 to 10th 11 12 TGT PGT आप किसी भी का भी एग्ज़ाम देते हैं TRE का, तो महत्वपूर्ण है। तो सदिया और जो है कि धुबरी के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई जो है कि कितनी है। तो यहाँ पर जो है कि इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ई जो है कि फाइनल आंसर की के साथ में दिया गया था, ऑप्शन नंबर ई। अब देखिए ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप जो है कि यहाँ से जाएंगे, तो देखिएगा ये इसी पेज में देखिए मैं यहाँ पे हाईलाइट भी किया हूँ। अभी इन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी प्रूफ देख लेते हैं। देखिए सदिया व धुबरी के मध्य 891 किमी लंबा ब्रह्मपुत्र नदी का जलमार्ग नौगम्य जलमार्ग संख्या 2। तो इसकी लंबाई टोटल कितनी है, तो 891 किलोमीटर लंबा है। और देखिए 891 किलोमीटर लंबा जो है कि आपके ऑप्शन में भी नहीं दिया गया था 891, इसीलिए फ्रेंड्स इसका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए 10, 78 और 1620 और 1205 क्यों दिया गया है। देखिए यहाँ से अभी हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए हल्दिया व इलाहाबाद के देखिए नौगाम में जलमार्ग संख्या 1 की लंबाई कितनी है, 1620 है। और देखिए यहाँ से केरल में पश्चिम तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक इसकी जो है कि ये नौगम में जलमार्ग संख्या 3 है, जिसकी लंबाई कितनी है, 205 है। और देखिए 1078 देखिए जलमार्ग संख्या 4 है, इसकी लंबाई कितनी है, 1078 है। और जलमार्ग संख्या 5 है, उसके भी जलमार्ग अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और देखिए ये प्रश्न आपके TRE 3.0 6 to 8 में पूछ लिया गया था। बहुत ही आसान प्रश्न। देखिए भारत में कितनी रेलवे जोन है। तो ये आपके जो है कि भारत में इस टाइम वर्तमान में जो है कि 16 रेलवे जोन है, ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये प्रश्न देखिए आपके इसी चैप्टर से पूछा गया था। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो देखिए ये चैप्टर है आपका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, पेज नंबर 75 है, और इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। और देखिए मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर रखा हूँ। देखिए भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है। देखिए TRE 3.0 6 to 8 SST में ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए PRT में भी बिल्कुल पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है।
तो आपको जो है कि ये 7 चैप्टर क्लास 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ेंगे और भी प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए ज्योग्राफी का ये 30 नंबर का प्रश्न, ये कहाँ पर पूछा गया था? तो टीआरई 2.0 में 6 to 8 एसएसटी वाले में ज्योग्राफी के सेक्शन में ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन से चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, सिलचर, जो कि असम, और पोरबंदर गुजरात। ये क्या है? तो पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और राइट आंसर है फाइनल आंसर की के साथ में। और देखिए ये प्रश्न जब आप थोड़ा सा जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ से आपके जो है कि मैंने अभी बताया था कि पीआरटी से प्रश्न था, सहारनपुर बिशम वाला। और देखिए इसके जब आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ से पूर्व पश्चिम गलियारा, जो कि सिलचर असम तथा पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, और यहीं से जो है कि ये प्रश्न आपका उठाकर पूछ लिया गया था, तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और यहाँ से ये आपने जो है कि देख लिया। अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए अटल टनल की लंबाई कितनी है? यानी कि अटल टनल की लंबाई कितनी है? तो ये टीआरई 2.0 9 to 10th एसएसटी में ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए इसकी लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। इसी चैप्टर में देखिए यहाँ पे जब थोड़ा सा जब आप नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ से ये जो है कि आपका चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 16 रेलवे जोन है। यहाँ से अभी मैंने एक प्रश्न बताया था, और इसी जो है कि पेज से, और इसी पेज से जो है कि देखिए क्या आप जानते हैं? देखिए विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल, जिसकी लंबाई कितनी है? तो ये देखिए 9.02 किलोमीटर। बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं से प्रश्न जो है कि उठाया गया था। और देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत में जो है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कि इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, NH 44 है। ये एग्जैक्ट जो है कि नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ से ये देखिए ये टीआरई 3.0 9 to 10th एसएसटी में ये प्रश्न पूछा गया था, जिसका राइट आंसर क्या है? NH 44। और देखिए आपके जो है कि जिस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 7 को देखिए, इसी में से देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग, और इसमें जो है कि नहीं दिया गया है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ से देखिए NH 44 है, यहाँ पे ये आप जो है कि यहाँ से ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से देखिए यहाँ से दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। तो शायद आगे ये प्रश्न बन जाए, तो ये भी जो है कि पढ़ना हमें ज़रूरी है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे और आगे देखते हैं दूसरे प्रश्न को। देखिए यहाँ से ये जो है कि आपके टीआरई 3.0 6 to 8 एसएसटी में ये प्रश्न पूछ लिया गया था। देखिए भारत के पश्चिम तट पर स्थित कोंकण रेलवे को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? तो भूस्खलन और ट्रैक का धंसना, ये दोनों समस्याओं का जो है कि सामना करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स डी बिल्कुल राइट आंसर है, एक से अधिक। ठीक है, और यहाँ से देखिए यहाँ से सेम यही लाइन देखिए यही जो है कि आपका जो है कि चैप्टर है। और देखिए यहाँ से पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री व वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है, यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं भी हैं। जैसे वो समस्याएं क्या हैं? भूस्खलन तथा किसी किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना। तो ये दोनों ऑप्शंस में दिए गए थे। और देखिए मैं यहाँ से 6 to 8 टीआरई 3.0 एसएसटी भी लिखा हूँ, तो यहीं से जो है कि ये प्रश्न आपका पूछ लिया गया था। तो ये 7 प्रश्न जो है कि आपने देख लिया। और देखिए ये प्रश्न मैंने कल भी जो है कि बताया था, और आज भी, क्योंकि इसी चैप्टर में भी यहाँ पे दिया गया है। देखिए हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? तो 1700 किलोमीटर है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई। और ये देखिए आपके टीआरई 3.0 6 to 8 एसएसटी में ये प्रश्न पूछ लिया गया था, जिसको मैंने कल भी बताया था। और देखिए ये इसी चैप्टर से, बिल्कुल इसी चैप्टर से देखिए पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और
बसीन गैस क्षेत्रों को पश्चिम और उत्तरी भाग के विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसरों से जोड़ती है। तो एग्जैक्ट यहीं से ये प्रश्न जो है कि आपका उठा लिया गया था। तो ये 7 प्रश्न फ्रेंड्स आपने जो है कि देखा, और यहाँ से देखिए इसी पेज से ये भी पूछ लिया गया था जिसको आपने अभी देखा था। तो फ्रेंड्स ये 7 प्रश्न आपने देख लिया। अब आपको पता चल गया होगा कि ये क्लास 10th की एनसीईआरटी जियोग्राफी की और क्लास 9th की जो है कि एनसीईआरटी जियोग्राफी की कितना महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे पूरा 7 चैप्टर, और 7वें चैप्टर को अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से बिल्कुल जो जो चीज़ें मैंने हाईलाइट किया है सिर्फ वही मेन चीज़ें हैं। और देखिए यहाँ से वस्तुओं और सेवाओं का लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है, स्थल, जल और वायु। तो जो है कि स्थल, जल और वायु, और इन्हीं के आधार पर जो है कि परिवहन को स्थल, जल व वायु परिवहन में जो है कि वर्गीकृत किया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपके एग्जाम में क्या प्रश्न बनेगा, तो देखिए ध्यान से यहाँ से देखिए भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें निम्न 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए 6 वर्ग क्या है, तो देखिए पहला हमारा है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। इसमें आपको जो है कि क्या महत्वपूर्ण है, तो देखिए यहाँ पे भारत सरकार ने ध्यान से देखिएगा, यहाँ से देखिए भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। तो किनको किनको, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली, ठीक है। और देखिए इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। किस परियोजना के तहत, तो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, इस परियोजना के तहत जो है कि 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। प्रथम गलियारा क्या है, तो देखिए उत्तर दक्षिण गलियारा जो कि श्रीनगर व कन्याकुमारी तक से जोड़ता है। प्रथम गलियारा नोट करिएगा, उत्तर दक्षिण गलियारा जो कि श्रीनगर व कन्याकुमारी, और दूसरा गलियारा क्या है, पूर्व पश्चिम गलियारा जो कि सिलचर। देखिए यहाँ से द्वितीय गलियारा जो कि पूर्व पश्चिम गलियारा जो कि सिलचर व असम तथा पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। तो यहाँ से जो है कि प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। और देखिए फ्रेंड्स इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना। और यह राजमार्ग परियोजना देखिए भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में है, ठीक है। तो ये आप जो है कि यहाँ पे देख लिया, इसमें 2 गलियारे प्रस्तावित हैं, 2 गलियारों को आपने जो है कि देख लिया। और देखिए दूसरे नंबर पे क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है, इसको आप जो है कि ध्यान दीजिएगा। और देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ता है। और ये देखिए ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण रख रखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की जो सड़कें होती हैं ये किनके अधिकार क्षेत्र में होती हैं, जिनका रख रखाव किया जाता है, तो CPWD। तो आप याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है कि आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, याद रखिएगा। और देखिए 3 नंबर का क्या है, राज्य राजमार्ग। तो राज्य राजमार्ग में क्या है, राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। और राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों की इनकी अव्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण PWD। तो PWD आपने जो है कि पहले कभी सुना भी होगा, और जो है कि जो सरकारी रोलर होते हैं उसमें जो है कि उस लिखा हुआ भी होता है। चाहे PWD में आप जो है कि कोई आपके संबंधी जॉब किए होंगे तो अब जो है कि जानते होंगे। तो PWD किनके अंतर्गत आता है, तो राज्य राजमार्ग के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये आप जो है कि देख लीजिएगा। और PWD क्या है, तो सार्वजनिक निर्माण विभाग है, ठीक है। और यहाँ से देखिए जिला की सड़कें, जिला मार्ग, ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालयों से जोड़ती है। और देखिए इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है। तो जो जिला मार्ग की सड़कें होती हैं इनका उत्तरदायित्व व्यवस्था का किनका होता है, तो जिला परिषद का होता है। और देखिए अन्य सड़कें, तो अन्य सड़कें में क्या आ जाती है, तो देखिए इस वर्ग के अंतर्गत सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गाँव शहरों को जोड़ती हैं। और देखिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आपने जो है कि सुना होगा,
और ये जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया गया है। और यहाँ से ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो है कि इन सड़कों को जो है कि विकास के विशेष प्रोत्साहन मिला, यानी कि ये जो गांव की सड़कें हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये आप जो है कि देख लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अब हम लोग दूसरे पेज पे जाएंगे। देखिए सीमांत सड़कें, तो सीमांत सड़कें क्या होती हैं, आप जो है कि यहाँ से ध्यान दीजिएगा। देखिए उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है। ये सीमांत सड़कें क्या हैं, तो सीमा संगठन सड़कें हैं जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उनकी देखरेख करता है। और यह संगठन क्या 1960 में बनाया गया था, जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़क का विकास करना था, ठीक है। और देखिए यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बना था, क्या आप जानते हैं तो विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग क्या है, अटल सुरंग है। और इसकी जो है कि लंबाई कितनी है, तो 9 यानी कि 9.02 किलोमीटर है, ठीक है। और ये सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई थी। और यह सुरंग पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। तो ये भी जो है कि आपको जानना जरूरी है कि जो विश्व की सबसे लंबी जो राजमार्ग सुरंग है अटल सुरंग, इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। और यह सुरंग जो अटल सुरंग है यह क्या करती है, तो मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। पहले यह घाटी भारी बर्फबारी के कारण जो है कि लगभग 6 महीने तक अलग थलग रहती थी। और यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में औसत समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर अति आधुनिक सुविधाओं के साथ बनाई गई है। तो ये सारे जो है कि जानकारी आपको याद होना चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से सड़क निर्माण में जो है कि प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर जो है कि सड़कों को कच्ची पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया जाता है। तो पक्की सड़कें सीमेंट कंक्रीट व तारकोल द्वारा निर्मित होती हैं, अतः यह 12मासी सड़कें होती हैं। और देखिए कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती हैं। तो ये आप जो है कि इस बेसिक है, आप जानते होंगे। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अब हमें क्या पढ़ना है, तो अब हमें जो है कि रेल के बारे में पढ़ना है, चूँकि जो है कि रेल इसमें चैप्टर में दिया गया है। और देखिए यहाँ से रेल में क्या है महत्वपूर्ण दिया गया है, भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र गति के विकास के लिए उत्तरदायी है। और देखिए यहाँ से बेसिक जानकारी भी दे दिया गया है। और यहाँ से देखिए प्रश्न बनेगा शायद। देखिए भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। और देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई थी, जो 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। तो कब देश की पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, तो 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच में, और 34 किलोमीटर की ये दूरी तय करती थी। तो और ये आपको जो है कि पता होना चाहिए। और दूसरा फैक्ट जो आपके एग्जाम में जो है कि बना था, क्या बना था, तो यहाँ से तो ये आपने जो है कि देखा था, भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया, यानी कि वर्तमान में भारत में कितने रेलवे जोन हैं, तो 16 रेलवे जोन हैं। और ये आपको याद रखना है। और देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई व ठाणे के मध्य चलाई गई थी, जो 34 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ये बेसिक है, आपको जो है कि पता होना चाहिए। और देखिए अब हम लोग अगले पेज पे चलेंगे, और इसमें जो है कि ये आपको क्या पता होना चाहिए, तो देखिए यहाँ से जो है कि प्रश्न मैं अभी प्रूफ के साथ में भी दिखाया था। देखिए कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र के पश्चिम तट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री व वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है। यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं भी हैं, जैसे यहाँ पे समस्याएं क्या हैं, तो भूस्खलन तथा किसी किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना। तो ये दो चीज़ें आप जो है कि याद रखिएगा। और देखिए यहाँ से अब हम लोग क्या आएंगे, तो यहाँ से पाइपलाइन के बारे में दिया गया था। तो और पाइपलाइन से जो है कि हाजीपुरा वाला जो पाइपलाइन जो 17 किलोमीटर लंबाई वाला है, वो आपने अभी प्रूफ के साथ में देखा, तो वो आपको इसी में मिलेगा, ठीक है। तो देखिए पाइपलाइन, तो पाइपलाइन के जो है कि देखिए पाइपलाइन का उपयोग शहरों व उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु होता था। आज इसका उपयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पादन, तेल से प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्र में उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरकों, कारखानों व बड़े बड़े ताप विद्युत गृहों तक पहुंचाने में किया जाता है। और देखिए ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर
पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। तो ये दो चीज़ें हैं। और यहाँ से देखिए देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं और इन्हीं 3 जो है कि प्रमुख जाल को आपको याद रखना है। पहला क्या है देखिए, पहला आपका ये है कि ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों में गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश तक, तो ये एक आपका ये है। और इसकी एक शाखा क्या है, बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है और दूसरी राजबंद से मौरीग्राम तक तथा गुवाहाटी से सिलगुड़ी तक है। तो ये पहला है। और दूसरा क्या है, तो गुजरात में सलिया से, ये आप जो है कि याद रखिएगा, गुजरात में सलिया से दूसरी पाइपलाइन है जो कि भीरम गांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक है। और इसकी अन्य शाखा क्या है, बड़ोदरा के निकट कोयली को चिक्सू व अन्य स्थानों से जोड़ती है। तो दूसरा ये है। और तीसरा जो है कि आपके एग्जाम में यहाँ से बना था, देखिए यहाँ से पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बसीन गैस क्षेत्रों को पश्चिमी और उत्तरी भारत के विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसरों से जोड़ती है। तो ये आप जो है कि याद रखिए। और देखिए भारत की गैस पाइपलाइन के बुनियादी ढांचे का विस्तार जो है कि देखिए क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों को 1700 किलोमीटर से बढ़कर कितना हो गई है, तो 18,000 किलोमीटर हो गई है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है। देखिए जल परिवहन में अब हमें क्या पढ़ना है, तो देखिए भारत में अतः स्थलीय नौसंचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें केवल 5,685 किमी मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। तो ये जो है कि चीज़ें हैं आपको याद रखना है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये आपके हैं जलमार्ग, ठीक है। निम्न जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो इसमें जो है कि देखिए पहला क्या है, पहला इसमें क्या है, हल्दिया व इलाहाबाद के मध्य, देखिए इसमें जो है कि देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, ठीक है, जलमार्ग की संख्या 1 है। इसमें क्या है, हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग को 1620 किमी लंबा है और ये नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 है। और ये दूसरा आपके एग्जाम में पूछ लिया गया था, सदिया व धुबरी के मध्य 891 किमी लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग नौगम्य जलमार्ग संख्या 2। और देखिए जलमार्ग संख्या 3 क्या है, तो केरल में पश्चिम तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक उद्योग मंडल तथा चंपकारा नहरें 205 किलोमीटर, ये क्या है, नौगम्य जलमार्ग संख्या 3 है, ठीक है। अब देखिए ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 क्या है, तो इसकी लंबाई आपको याद रखनी है 1078 है। और ये किसके किसके बीच में है, तो काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार है। और ये देखिए यहाँ से राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 क्या है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या यहाँ से देखिएगा 5 है हमारा। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5, ये पांचवा क्या है, तो माताई नदी महानदी के डेल्टा चैनल ब्रह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ साथ ब्रह्मणी नदी का विशेष विस्तार है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 को आप याद रखिएगा 588 किलोमीटर है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और देखिए यहाँ से इसके अतिरिक्त देखिए देश का जो है कि 95% व्यापार मुद्रा रूप से 68% मुद्रा द्वारा ही होता है। और ये देखिए समुद्री पत्तन के बारे में है। और यहाँ से देखिएगा भारत की कितना है, तो 7,516.6 किमी लंबी समुद्री तट रेखा के साथ क्या है, 12 प्रमुख तथा 200 मध्यम व छोटे पत्तन हैं। तो कितने हैं, तो टोटल जो है कि आपके 12 प्रमुख हैं और 200 मध्य व छोटे पत्तन हैं। और ये प्रमुख पत्तन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। और यहाँ से देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ में कांडला पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया था। और ऐसा देश विभाजन से कराची पत्तन जो पाकिस्तान में शामिल हो गया था, उसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या किया गया था, मुंबई पत्तन से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए दीनदयाल पत्तन जो है कि बनाया गया था। और दीनदयाल पत्तन क्या है, एक ज्वारी पत्तन है। और इसको देखिए मुंबई पत्तन, तो मुंबई पत्तन क्या है, तो ये ज्वारी पत्तन है। और ये जो है कि ये आपका ये जो दीनदयाल पत्तन है ये किसके किसके मध्य में जो है कि यह जारी रहता है, तो देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात के औद्योगिक तथा
खाद्यान्नों के आयात निर्यात को संचालित करता है। कौन सा पत्तन? तो दीनदयाल पत्तन। और ये देखिए मुंबई बृहत्तम पत्तन है और जिसके जो है कि प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पोताश्रय है। और ये देखिए मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जो है कि जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया था। तो ये आप जो है कि इसको पता होना चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स आगे, और यहाँ से देखिए, यहाँ देश के कुल निर्यात का लगभग आधा प्रतिशत लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। कहाँ पर? तो ये जो है कि आपका जो मुंबई जो पत्तन है और जो है कि जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया था, जो ये जवाहरलाल नेहरू जो पत्तन है इसमें जो है कि आपका क्या किया गया था? तो यहाँ से देश के कुल निर्यात का आधा यानी कि 50% लौह अयस्क निर्यात किया जाता था। देखिए कर्नाटक में स्थित न्यू मंगलोर पत्तन और कुद्रेमुख खानों से निकलने वाले लौह अयस्क का निर्यात करता था। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिणी पूर्वी छोर पर तूतीकोरन पत्तन है। तो तूतीकोरन पत्तन कहाँ पर है? तो ये पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर है। और ये देखिए चेन्नई हमारे देश का क्या है? ये क्या है? प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। और यहाँ पे देखिएगा विशाखापट्टनम स्थल से घिरा एक सुरक्षित पत्तन है। तो ये जो है कि ये विशाखापट्टनम क्या है? स्थल से घिरा हुआ एक गहरा व सुरक्षित पत्तन है। और यहाँ से देखिए ओडिशा में स्थित पारादीप पत्तन, यानी कि ओडिशा में कौन सा पत्तन है? तो पारादीप पत्तन है और लौह अयस्क का निर्यात करता है। ठीक है। और यहाँ से कोलकाता एक अंतः स्थलीय नदी पत्तन है, यानी कि कोलकाता में क्या है? तो कोलकाता जो पत्तन है ये क्या है? स्थलीय नदी पत्तन है। ठीक है। और यह पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बृहत व समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है। और यहाँ से देखिए ये जो है कि आपका जो कोलकाता पत्तन है ये ज्वारी पत्तन होने के कारण तथा हुगली के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। ठीक है। और यहाँ से कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार को कम करने के लिए हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया था। तो ये दो चीज़ें हैं आपको जो है कि पता होना चाहिए। और जो है कि आपको देखिए वायु परिवहन, तो वायु परिवहन में देखिए ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्या है? तो सन जो है कि 1853 में सन जो है कि 1853 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो प्रश्न बन सकता है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1853 में। ठीक है। तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और एयर इंडिया घरेलू है और अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन सेवाएं प्रदान करता है। तो ये जो है कि एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करता है। तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ से जो है कि ये फ्रेंड्स आपका जो है कि चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है। और आपके जो है कि चैप्टर में 6 MCQs दिया गया है। वो 6 MCQs क्या हैं? और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। तो देखिए पहला क्या है? निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं? तो पूर्वी पश्चिम की बात आएगी तो सिलचर तथा पोरबंदर, यही प्रश्न आपके एग्जाम में बना था। और देखिए दूसरा क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वह नांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? तो ये रेल परिवहन ये क्या करता है? वह नांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है। और यहाँ से तीसरा क्या है? निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो यहाँ से महाराष्ट्र जो है कि नहीं जुड़ा है। और ये मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश ये तीनों जुड़े हैं, क्योंकि गुजरात में ही हजीरा शहर है और उत्तर प्रदेश में जो है कि जगदीशपुर शहर है। और जो है कि ये आपका जो है कि विजयपुर कहाँ पर है? तो विजयपुर शायद ये कंफर्म नहीं है हमें, लेकिन फ्रेंड्स ये जो है कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन ये इसमें जो है कि महाराष्ट्र नहीं है। और 3 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। और 6 MCQs दिए गए थे, लेकिन 3 MCQs नीचे हैं। सबसे पहले और MCQs को हम लोग को करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न आपका क्या है? भारत की पहली ट्रेन कब और किन स्टेशनों के बीच शुरू हुई थी? तो भारत की जो है कि पहली ट्रेन ये मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी 1853 में। और ये कितनी दूरी तय करती थी? तो 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। तो ये आपने जो है कि अभी पढ़ा था। और यहाँ से जो है कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और देखिए दूसरे नंबर का प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सी हमारे देश की प्राथमिक सड़क प्रणाली है? तो इनमें से जो है कि कौन सी? तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कि हमारे देश की प्राथमिक सड़क प्रणाली है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
और देखिए यहाँ से चलेंगे हम लोग 3 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए 3 नंबर का प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे को आपस में जोड़ते हैं। तो पूर्वी पश्चिम गलियारे को कौन जोड़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सिलचर व पोरबंदर। यही जो है कि आपके एग्जाम में भी बना था, तो ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 4 नंबर का प्रश्न, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जो उत्तरी रेलवे का मुख्यालय फ्रेंड्स हमारा दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ से 5 नंबर का प्रश्न, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 निम्न में से किन स्थानों के बीच नौका गम्य है। तो ये इसके बारे में आपने जो है कि पढ़ा था, और ये जो है कि इलाहाबाद एवं हल्दिया के बीच में है। ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से 6 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे, दिल्ली और अमृतसर किस राजमार्ग को आपस में जोड़ता है। तो दिल्ली और अमृतसर किस राजमार्ग को जोड़ता है, तो ये है फ्रेंड्स आपका जो है कि ऑप्शन नंबर 3 सी, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 क्या करता है, दिल्ली और अमृतसर किस राजमार्ग को आपस में जोड़ता है। तो यहाँ से फ्रेंड्स दिल्ली और मुंबई होगा यहाँ से शायद, लेकिन यहाँ से ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से निम्नलिखित में से कौन परिवहन का सबसे जो है कि सस्ता साधन है। तो रेलवे जो है कि सबसे सस्ता जलमार्ग, यहाँ से सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए निम्नलिखित में से कौन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। तो जलमार्ग जो है कि ये सबसे परिवहन का सस्ता साधन है। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 8 नंबर का प्रश्न, 8 नंबर का प्रश्न क्या है, हाल के वर्षों में भारत इनमें से किसके निर्यात माध्यम से सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा जो है कि अर्जित कर रहा है। तो इसकी ये सूचना प्रौद्योगिकी में जो है कि भारत जो है कि सूचना प्रौद्योगिकी में निर्यात के माध्यम से सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा जो है कि अर्जित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये प्रश्न जितने फ्रेंड्स हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और जो कि इसी चैप्टर से हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आप जो है कि याद रखिएगा। और देखिए उत्तर दक्षिण गलियारा किन दो अंतिम सिरों के नगरों को जोड़ता है, यानी कि उत्तर दक्षिण गलियारा जो है, उत्तर दक्षिण जो गलियारा है ये किन दो अंतिम सिरों के नगरों को जोड़ता है। तो ये फ्रेंड्स श्रीनगर व ये जो है कि इसका 9 का जो है कि राइट आंसर क्या है, श्रीनगर और कन्याकुमारी, यानी उत्तर दक्षिण गलियारा। चलिए एक बार हम लोग यहाँ से देख लेते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा। तो यहाँ से देखते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा, यहाँ से आते हैं नीचे। हाँ देखिए फ्रेंड्स यहाँ से उत्तर दक्षिण गलियारा, तो उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। यहाँ से हमें ऑप्शन में थोड़ा सा गलत लगा था, लेकिन आप जो है कि उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। तो ऑप्शन यहाँ से जो है कि प्रश्न हम लोग 9 की तरफ जाएंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर हमारा 9 क्या था, देखिए उत्तर दक्षिण गलियारा किन दो अंतिम सिरों को जोड़ता है। तो यहाँ से अमृतसर व कन्याकुमारी। तो 9 का जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा। अमृतसर, अमृतसर शायद यहाँ पे हम लोग श्रीनगर व कन्याकुमारी ना, यहाँ से हम लोगों ने क्या पढ़ा था। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर व कन्याकुमारी। तो श्रीनगर व कन्याकुमारी क्या है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, श्रीनगर व कन्याकुमारी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स देखिए बी राइट आंसर है। थोड़ी सी गलती अगर हम लोग करेंगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट आपका ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। देखिएगा यहाँ से निम्न में से किस प्रकार की सड़कों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत विशेष प्रोत्साहन मिला है। ठीक है, तो ये जो है कि ग्रामीण सड़कों को जो है कि मिला है विशेष प्रोत्साहन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से। अभी आपने जो है कि ऊपर पढ़ा था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग किन किन शहरों को जोड़ता है। तो दिल्ली कोलकाता को और चेन्नई मुंबई को जोड़ता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या है, सी बिल्कुल राइट आंसर है। अभी जो है कि आपने पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे हम लोग।
यहाँ से विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? तो 9 पॉइंट यानी कि 9.02 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए जितने एमसीक्यूज आप किए हैं इन चीज़ों को आपने इसी चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हमने एक साथ करा दिया। और देखिए इस चैप्टर में 6 एमसीक्यूज दिए गए थे और 3 एमसीक्यूज, देखिए 3 एमसीक्यूज यहाँ पे ये है जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया था। और यहाँ से देखिए 3 एमसीक्यूज और है। देखिए 4 नंबर को हम लोग देख लेते हैं। देखिए इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थली तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? तो ये विशाखापट्टनम है। बिल्कुल जो है कि इन चीज़ों को आपने पढ़ा था। और देखिए 5 नंबर का क्या है, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो रेल परिवहन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए 6 नंबर का क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द निम्न में से कौन सा शब्द 2 या अधिक देशों के व्यापार को जोड़ता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है कि 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को जोड़ता है। तो आपके जो है कि टीआरई 1 में, टीआरई 2 में और टीआरई 3 में प्रश्न पूछे गए हैं, उसी आधार पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक मैं प्रश्न आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए यहाँ से शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे आपको केरल दिखाई दे रहा है। और ये जो है कि आपके टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम पीआरटी में ये प्रश्न जो है कि आपका पूछ लिया गया था। तो उसी आधार पे फ्रेंड्स हम लोग जो है कि देखिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको जो है कि दिखाई भी दे रहा होगा, देखिए यूथांग घाटी स्थित है। तो फ्रेंड्स देखिए ये यूथांग घाटी कहाँ पर स्थित है, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो यहाँ से देखिएगा मैं आपको एनसीईआरटी में दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए यहाँ से कुछ घाटियाँ दी गई हैं और यहाँ से देखिए ये आपका जो है कि शांत घाटी, जिसको साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं, यह केरल राज्य में पलक्कड़ जो कि पालघाट जिले में पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। तो ये टीआरई 3.0 में पीआरटी में ये प्रश्न पूछ लिया गया था। और देखिए यहाँ पे यूथांग घाटी आपके प्रैक्टिस सेट में प्रश्न बनाया गया है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल हम लोग उसी वे में प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जिस वे में आपका जो है कि प्रश्न टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में पूछे गए हैं, ठीक है। तो यूथांग घाटी किस राज्य में है? तो देखिए यूथांग घाटी जो है कि सिक्किम राज्य में जो है कि स्थित है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस घाटी को हम लोग हार्ट स्प्रिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये जानकारी फ्रेंड्स आपको जो है कि होना चाहिए और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग देखिए प्रैक्टिस को हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ से देखिएगा पहला प्रश्न हमारा क्या है। देखिए यहाँ से निम्न में से किस राज्य में भारत की मानक देशांतर रेखा नहीं गुजरती है? तो देखिए फ्रेंड्स जो चीज़ें आपके एनसीईआरटी में दी गई हैं और एससीईआरटी बुक्स में दी गई हैं, हम लोग फ्रेंड्स उन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा जो है कि यहाँ पर क्या है, निम्न में से किस राज्य में भारत की मानक देशांतर रेखा नहीं गुजरती है? तो सबसे पहले जो भारत की मानक देशांतर रेखा है, ये फ्रेंड्स जो है कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें कि फ्रेंड्स देखिए यूपी हो गया यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि किस राज्य में भारत की मानक देशांतर रेखा नहीं गुजरती है? तो असम राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से सबसे पहले आपके लिए ये महत्वपूर्ण है, आप अगर इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो आप जो है कि रिवाइज इसको कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स पीडीएफ में आपको जो है कि दे दूंगा, लेकिन फ्रेंड्स अभी मैं इन सभी चीज़ों का नोट तैयार कर रहा हूँ, शार्ट नोट। तो वो आपको जो अगर प्रोवाइड करवाया जाएगा तो आप फ्रेंड्स आराम से जो है कि रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। और देखिए कुछ लोग जो है कि पीडीएफ का फ़ायदा उठा लेते हैं,
तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं जो है कि PDF को अभी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, देखिए देशांतरीय विस्तार का प्रभाव, देखिए 82.5 अंश पूर्वी देशांतर प्रयागराज जो कि इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। इस देशांतर रेखा यामोत्तर को भारत की मानक देशांतर रेखा भी कहा जाता है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य कौन से हैं फ्रेंड्स? तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश हो गया है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो उसमें पूछा गया था प्रश्न में कि किस राज्य से जो है कि मानक देशांतर रेखा नहीं गुजरती है, तो वो फ्रेंड्स असम राज्य था और इसीलिए असम को हम लोग टिक किए थे। तो ये 5 राज्य आप याद रखिए और यहाँ से इसको अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो आप जो है कि इसको रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोग PDF मांग रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप इन सभी चीज़ों का अगर आप खुद से लिख के नोट बना लेते हैं तो वो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देखिएगा प्रश्न नंबर हमारा 2 क्या है? एक अंश देशांतरीय दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? ये भी चीज़ें आपके NCERT में दी गई है और फ्रेंड्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि एक अंश देशांतरीय दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। तो फ्रेंड्स देखिए 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको प्रश्न का आंसर पहले से पता है तो फ्रेंड्स आप वीडियो को पॉज करके कमेंट कर दिया करिए। हम जो है कि देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है, कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा मानक मध्याह्न रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह देशों के बीचों बीच से गुजरती हो तथा 7 अंश 30 मिनट का गुणांक हो, ताकि 7 अंश 30 मिनट देशांतरी दूरी पर स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का समय अंतर हो, ठीक है। और यहाँ से ये चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न को बनाया गया था। पृथ्वी 24 घंटे में 360 अंश घूम जाती है, अतः एक अंश, देखिए एक अंश देशांतरी दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। तो ये महत्वपूर्ण है, आप जो है कि इसको नोट डाउन करिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भारत का पूर्वोत्तर बिंदु है? तो यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन सकता है और BPSC के सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में, बिहार PCS के एग्ज़ाम में प्रश्न बना भी है, ठीक है। तो देखिए निम्न में से भारत का पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है? क्या फ्रेंड्स इंदिरा पॉइंट है या किबिथु है या इंदिरा कॉल है या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो देखिए फ्रेंड्स भारत का जो है कि पूर्वोत्तर बिंदु किबिथु है, ठीक है, किबिथु है। और ये कहाँ पर है? तो ये फ्रेंड्स आपके अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये आपका जो है कि अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है और भारत का पूर्वोत्तर बिंदु है, ठीक है। यहाँ पे इसको ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स जो है कि B बिल्कुल राइट आंसर आपका हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग देखते हैं, ये भी आपके जो है कि NCERT के बुक्स में दिया गया है। देखिए देश की चतुर्दिम अंतिम सीमा बिंदु, देखिए भारत का जो है कि दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और ये उत्तरतम बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल है, जो कि लद्दाख में है। और पश्चिमोत्तर बिंदु क्या है? गौर मोता या इसको गुहार मोती के नाम से जानते हैं, जो कि गुजरात में है। और ये पूर्वोत्तर बिंदु जो कि प्रश्न हम यहाँ से बनाए थे, ये फ्रेंड्स आपका जो है कि पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है? किबिथु है, ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी, जो कि 8 अंश 4 मिनट की उत्तरी अक्षांश, जो कि तमिलनाडु में, ठीक है। तो यहाँ से ये महत्वपूर्ण जानकारी है, जो कि फ्रेंड्स यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य
नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, आपके NCERT में कितने देश सार्क के सदस्य हैं उनका नाम भी दिया गया है और सार्क का जो है कि फुल फॉर्म भी दिया गया है। तो देखिए यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स देखिए सार्क का जो है कि सदस्य, इसमें सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स देखिए सार्क का सदस्य, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। ये देखिए दक्षिण एशिया में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है तथा भारत जो है कि सार्क, और सार्क का देखिए फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। देखिए और सार्क के सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो इसमें भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है और मालदीव है और अफ़गानिस्तान है। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिए प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इसमें जो है कि प्रश्न में गलती क्या हुई है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, और इसमें फ्रेंड्स सभी हैं। ठीक है, तो इसको आप जो है कि कट डाउन कर सकते हैं, कट दीजिए। और यहाँ से देखिए भूटान भी सार्क का सदस्य है, मालदीव भी है और नेपाल भी है। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है, तो उपर्युक्त जो है कि सभी सार्क देश के सदस्य हैं। उपर्युक्त में से एक से अधिक, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो है कि प्रश्न, और इसमें नहीं जो है कि गलत टाइप हो गया था। और यहाँ से देखिए भूटान, मालदीव और नेपाल। ठीक है, तो यहाँ से देखिए भूटान, मालदीव और नेपाल, तो ये टोटल 8 देश जो है कि सार्क के सदस्य हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से यूथांग घाटी स्थित है, तो ये सबसे पहले ही मैं बता दिया हूँ कि यूथांग घाटी जो है कि कहाँ पर स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित है। और सिक्किम आपका जो है कि किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ से जो है कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ये प्रश्न हम लोग सबसे पहले ही देख चुके हैं। और यहाँ से देखिए ये प्रश्न भी मैं दिखाया था। ये प्रश्न आपके TRA 3.0 एग्जाम PRT में पूछा गया था। शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में है, तो केरल में है। सेम उसी तरह का प्रश्न, और यहाँ से प्रश्न बन सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो देखिए यहाँ से यूथांग घाटी कहाँ पर है, तो सिक्किम राज्य में है। और शांत घाटी जिसको साइलेंट वैली बोलते हैं, ये आपके केरल राज्य में है। और यूथांग घाटी को हम लोग हॉट स्प्रिंग के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है कि शांत घाटी कहाँ पर है, तो केरल के जो है कि पलक्कड़, जिसको पाल घाट जिले में जो है कि पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। कौन, साइलेंट वैली। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। और यहाँ से देखिए विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल कब जो है कि चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, सन बताना है। तो एग्जैक्ट फ्रेंड्स इसका जो है कि सन आपके NCERT बुक्स में दिया गया है, और ये जो है कि 1984 में। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बछेंद्री पाल जो है कि विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर जो है कि 1984 में चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके जो है कि NCERT बुक्स में इसका जिक्र भी किया गया है। देखिए विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर है, और इसी श्रेणी में स्थित है। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने वर्ष 1984 में माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। तो ये एग्जैक्ट डेट यहाँ पे आपको जो है कि पूछा गया था प्रश्न में। और यहाँ से देखिएगा 7 नंबर का प्रश्न हमारा जो है कि क्या कह रहा है, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, किस नाम से जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स ये एग्जैक्ट लाइन आपके NCERT बुक से उठाई गई है। और ये देखिए नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, वो उसे क्या बोलते हैं या किस नाम से जाना जाता है,
तो फ्रेंड्स ये देखिए मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। और यहाँ से देखिए, ये देखिए सबसे पहले यहाँ से देखिए, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, जिसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग देखिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले यहाँ से एक प्रश्न आपको दिखाने का मैं प्रयास करूँगा। देखिए 68वीं बीपीएससी प्री, यानी कि अभी हाल ही में बीपीएससी बिहार पीसीएस के एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया था 2023 में। ठीक है, और देखिए यहाँ से कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर है, CWG। सबसे पहले मैं ये प्रश्न यहाँ पे क्यों दिखा रहा हूँ, नीचे आपको जो है कि पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, ये मैं फ्रेंड्स प्रश्न देखिए आपको क्यों दिखाया हूँ, अभी आपको नीचे पता चलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए 68वीं बीपीएससी प्री और 69वीं बीपीएससी प्री जो बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें से डायरेक्टली प्रश्न आपके टीआरई के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसको बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। देखिए ये जो है कि प्रश्न आपके 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया था। अभी मैं इसको बताऊँगा नीचे। देखिए यहाँ से अब जो है कि 8 नंबर के प्रश्न का आंसर आप हमें बताइए। ठीक है, देखिए कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार तमिलनाडु का कोरोमंडल तट किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आता है। ये प्रश्न यहाँ से मैं इसलिए बनाया हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न बीपीएससी अपने बिहार पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछी है। ठीक है, तो 8 नंबर का फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको आंसर बता दूँ, ऑप्शन नंबर सी एस। देखिए कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार तमिलनाडु का कोरोमंडल तट जो है कि एस जो है कि जलवायु प्रदेश में आते हैं। एस होता क्या है, देखिए अभी आपको नीचे पता चलेगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से देखिए कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश, तो सबसे पहले देखिए लघु शुष्क ऋतु इसको बोलते हैं, जो कि AMW के नाम से आता है। और गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी घाट का जो है कि जलवायु कैसी है, AMW है। देखिए तमिलनाडु का कोरोमंडल तट किस प्रकार की जलवायु दर्शाता है, तो एस होता क्या है, शुष्क ग्रीष्म ऋतु। कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग AW। और यहाँ से देखिएगा ये प्रश्न आपका जो है कि यहाँ से बनाया गया था। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिए गंगा का मैदान पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश, CWG। तो यहाँ से बिहार पीसीएस में प्रश्न पूछा गया था, तो यहाँ से आप में भी जो है कि पूछा जा सकता है। और ये जो CWFMH ये होता क्या है, तो यहाँ से आप जो है कि इसको देख लीजिए। यफ का मतलब क्या है, पर्याप्त वर्षण क्षेत्र। यम का मतलब शुष्क मानसून होते हुए भी वर्षावन। डब्लू का मतलब क्या है, शुष्क शीत ऋतु। एच का मतलब क्या है, शुष्क और गर्म। सी का मतलब क्या है, 4 महीनों से कम अवधि में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक। और जी का मतलब क्या है, गंगा का मैदान। तो यहाँ से प्रश्न फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। और यहाँ से देखिए लौटती हुई मानसूनी पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण कर उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में कहाँ पर वर्षा कराती हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा जा रहा है। और ये जो है कि तमिलनाडु लौटती हुई जो मानसूनी पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में ये जो है कि तमिलनाडु पर या तमिलनाडु में वर्षा कराती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें आपके जो है कि NCERT बुक्स में भी दी गई हैं। देखिए और लौटती हुई मानसूनी पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा कराती हैं। यहाँ अक्टूबर और नवंबर वर्ष के सबसे अधिक वर्षा वाले महीने होते हैं।
यानी कि अक्टूबर नवंबर का मतलब फ्रेंड्स ये शीत ऋतु के महीने हैं। और इस तरह का प्रश्न आपके TRE 3.0 री एग्ज़ाम PRT में प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कब विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है? तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए यहाँ से, ये विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्या है आपका जो है कि पर्यावरण दिवस है। 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और इसका भी जिक्र फ्रेंड्स आपके जो है कि NCERT बुक्स में क्लास जो है कि 7th या 8th में दिया गया है, ठीक है। और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। और यहाँ से देखिए ये क्लास के आपके जो है कि 12 में दिया गया है। देखिए यहाँ से विश्व मृदा दिवस, देखिए 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में स्वीकार किया गया है। तो यहाँ से देखिए वर्ल्ड सॉइल डे। तो यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न छोटा है लेकिन आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सन 1894 में पहली राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई थी जब, तो उस समय वायसराय कौन थे? देखिए इसका भी जिक्र आपके जो है कि NCERT बुक्स में किया गया है। सन 1894 में जो पहली राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई थी, तो उस समय वायसराय कौन थे? क्या फ्रेंड्स लॉर्ड डलहौजी थे, या लॉर्ड एल्गिन द्वितीय थे, या लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए लॉर्ड एल्गिन द्वितीय उस समय वायसराय थे जब 1894 में पहली राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए राष्ट्रीय वन नीति 1894, देखिए सन 1894 में जब लॉर्ड एल्गिन द्वितीय वायसराय थे, तब सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की। और इसके अंतर्गत एक विकास समिति और सभी प्रांतों में वन विभागों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स की स्थापना की गई थी। और राष्ट्रीय वन नीति 1952 क्या है? तो ये स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वर्ष 1952 में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई थी। तो ये दोनों प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में बन सकते हैं। और यहाँ से देखिए निम्न में से कहाँ पर राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? देखिए जो महान व्यक्तियों के नाम पे राष्ट्रीय उद्यान हो गया हो, ये ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है या किस राज्य में स्थित है, ये प्रश्न जो है कि पूछा जा रहा है। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड्स आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आप जो है कि देख सकते हैं, सबसे पहले बिहार का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो बिहार में जो है कि इकलौता राष्ट्रीय उद्यान देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। और ये देखिए 1989 में जो है कि इसको बनाया गया था। और ये पश्चिमी चंपारण, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। ये आपने जान लिया। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न आपका यहाँ से बनाया गया था। देखिए कर्नाटक में टोटल 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अंसी राष्ट्रीय उद्यान, और देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है क्योंकि महान व्यक्तियों के नाम पे है। और यहाँ पे देखिए कर्नाटक के कोडागु और मैसूर जिले के बीच में ये स्थित है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बिहार के किस जिले में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग स्थित है? देखिए फ्रेंड्स ये आयोग इसलिए बिहार में स्थित किया गया है क्योंकि बिहार जो है कि बाढ़ के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। बिहार में देखिए इस टाइम भी बाढ़ आई हुई है, आपने देखा होगा न्यूज़ में। तो बिहार के किस जिले में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग स्थित है? तो बिहार के जो है कि पटना जिले में जो है कि स्थित है गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके जो है कि बिहार SCERT की बुक्स में देखिए गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग कब बनाया गया था? 1972 में, जो कि बिहार के पटना जिले में स्थित है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और आगे हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन सी फसल जायद की फसल है? ये तो फ्रेंड्स आपके जो है कि TRE 1 में ही पूछ लिया गया था PRT में कि जायद की फसल कौन कौन सी हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जायद की फसल ये तीनों हैं, खीरा भी है,
खरबूज भी है और तरबूज भी है, इसीलिए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए जायद की फसलें किस प्रकार की होती हैं, तो देखिए रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं, जायद फसल कहते हैं। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूज, खीरा, सब्जियों जिसमें महत्वपूर्ण भिंडी और चारे की फसलों की खेती की जाती है। तो आप इसको जो है कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितना है। देखिए 2011 की जनगणना से एक प्रश्न आपके टीआरई के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है, और ये देखिए जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितना है। तो देखिए फ्रेंड्स आप जो है कि अगर टीआरई 4 पॉइंट का एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो रहे हैं तो आपको 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के जितने भी डाटा हैं उसको जानना आपको ज़रूरी है, और ख़ास तौर से साक्षरता दर आपको जानना ज़रूरी है, महिला और पुरुष दोनों का, और टोटल भी आपको जानना है। ठीक है, तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितना है, ऑप्शन नंबर ए 51 पॉइंट जो है कि 50 है, ये क्या है, महिला साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, और देखिए पुरुष की क्या है, तो पुरुष की फ्रेंड्स देखिए 71 जो है कि 0.20। ठीक है, तो ये क्या है, ये पुरुष की साक्षरता दर है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की, और ये क्या है, तो कुल साक्षरता दर है जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है, तो ये आपको जो है कि जानना ज़रूरी था। और आप जो है कि यहाँ से देख भी सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिया गया है बिहार SCERT की बुक्स में, यहाँ पे डाटा हमने देखिए यहाँ से दिया गया है। देखिए जनगणना 2011 है, देखिए यहाँ पे आपका बिहार राज्य है, और बिहार के देखिए जनसंख्या घनत्व तो कितना है, 1106 है। लिंगानुपात कितना है बिहार का, 918 है। और पुरुष साक्षरता दर कितना है, 71.20, और महिला साक्षरता दर कितना है, 51.50, और कुल साक्षरता दर कितना है जनगणना 2011 के अनुसार 61.80 है। ठीक है, तो ये आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पिछले फ्रेंड्स आप जो है कि 15 प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि जाकर देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आज की प्रैक्टिस को हम लोग जो है कि स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में फ्रेंड्स आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से ही प्रश्न जो है कि पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में और किस नदी पर बनाया गया है। यानी कि ये जो फ्रेंड्स सरदार सरोवर बांध है ये किस नदी पर और किस राज्य में बनाया गया है, ये जो है कि प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। क्या कोलकाता में हुगली नदी पर, या बिहार में गंडक नदी पर, या गुजरात में नर्मदा नदी पर, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो सरदार सरोवर बांध है ये आपके जो है कि गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर ये बनाया गया है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम लोग देख लेते हैं ये आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में कहाँ पर दिया गया है। तो देखिए ये आपकी एनसीईआरटी बुक से प्रश्न बनाया गया है। देखिए यहाँ पर क्या आप जानते हैं, देखिए सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिसमें 4 राज्य शामिल हैं। वो राज्य कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान है। ठीक है, तो ये जो है कि सरदार सरोवर ये जो परियोजना है ये जो है कि आपकी ये गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्न में से किसने गर्व से बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा करते थे। यानी कि ये ऑप्शंस में दिए गए हैं, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। यानी कि इनमें से वो कौन थे जो गर्व से जो है कि बांधों को
आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जवाहरलाल नेहरू क्या बांधों को क्या कहा करते थे, तो आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके जो है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बुक्स में फ्रेंड्स जो है कि ये लाइन दी गई है। देखिए यहाँ से देखिए जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा करते थे। क्यों कहा करते थे, उनका मानना क्या था, तो देखिए उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकीकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। ठीक है, तो ये जो है कि जवाहरलाल नेहरू थे जो गर्व से बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा करते थे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में बन सकता है कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या वो सोन नदी है, या नर्मदा नदी, या सतलज नदी, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए बंगाल का शोक जो है कि किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, कौन सी नदी, दामोदर नदी को। आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो आप जो है कि नोट डाउन कर लीजिएगा। बंगाल का शोक जो है कि दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से आपके जो है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बुक्स में दिया गया है। देखिए ये एक जो है कि गीत है, और ये जो है कि कहाँ पर गाई जाती है, तो यहाँ पर आप जो है कि देख लीजिए यह लोकप्रिय भादु गीत है, दामोदर घाटी क्षेत्र में गाया जाता है, जो शोक नदी कही जाने वाली दामोदर नदी में बाढ़ के दौरान आने वाली समस्याओं का वर्णन करता है। कौन, तो ये जो गीत है ये वर्णन करता है। ठीक है, और ये जो है कि दामोदर नदी जो है बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। ठीक है, तो यहाँ से इसको भी आप जो है कि नोट डाउन कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ से अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए निम्न में से कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी फसल है जो जायद की फसल नहीं है। ठीक है, और तरबूज, सरसों, या खरबूज, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो सरसों है ये आपकी जायद की फसल नहीं है। तो सरसों कौन सी फसल है, तो सरसों फ्रेंड्स आपकी जो है कि रबी की फसल है, इसको आप याद रखिएगा। और ये जो आपका देखिए ये तरबूज और खरबूज ये क्या हैं, ये आपकी जायद की फसलें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसी तरह के प्रश्न आपके बिहार शिक्षक भर्ती, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे वो 6 to 8 हो, ऐसे ही प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिए रबी और खरीफ फसल, देखिए यहाँ से रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद की फसल कहा जाता है। और जायद ऋतु में मुख्यतः क्या क्या बोया जाता है, तरबूज, खरबूज और खीरे, और सब्जियों और चारे की फसलों की खेती की जाती है। ठीक है, तो यहाँ से, और ये प्रश्न आपके जो है कि टीआरई 1 में पूछा भी गया था पीआरटी में। ठीक है, तो यहाँ से यहीं से फ्रेंड्स प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो ये जो है कि इसमें से कौन सी जो कृषि है, कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। ठीक है, क्या स्थानांतरित कृषि, या रोपण कृषि, या बागवानी कृषि, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा ये जो रोपण कृषि है इसकी यही विशेषता है। इसकी क्या विशेषता है, तो फ्रेंड्स इसकी यही विशेषता है कि ये जो कृषि है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और रोपण कृषि के अंतर्गत क्या क्या उगाया जाता है
यहाँ पे इसको भी आप जो है कि देखिएगा। देखिए, रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्य खेती है। इस प्रकार की खेती लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। ठीक है, यहाँ से देखिएगा। और रोपण कृषि में देखिए, रोपण कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबड़ हो गया, गन्ना हो गया, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। तो ये जो है कि फ्रेंड्स महत्वपूर्ण है आपके लिए, एग्ज़ाम में बन सकता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर के प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, इनमें से कौन सी रबी की फसल है, यानी कि इनमें से जो है कि कौन सी रबी की फसल है, ये जो है कि आपको बताना है। ठीक है, तो अभी फ्रेंड्स मैं जो है कि बताया था इसको। ठीक है, तो रबी की फसल इसमें से कौन सी है, क्या चावल, कपास या चना, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, रबी की फसल इसमें क्या है, चना है। ठीक है, चना आपकी रबी की फसल है। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और रबी की फसलों की बात करेंगे तो रबी की फसल के अंतर्गत क्या 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 आता है, तो चना हो गया, ठीक है, जौ हो गया, और यहाँ पे गेहूं भी आपका हो जाएगा। ठीक है, गेहूं हो गया। फिर उसके बाद फ्रेंड्स मटर भी आ जाएगा इसमें। फिर उसके बाद जो है कि इसमें सरसों भी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी फ्रेंड्स आपकी रबी की फसलें हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए, रबी की फसल की बात करेंगे तो देखिए, भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं। ठीक है, इसमें देखिए रबी, खरीफ एवं जायद। ठीक है, और रबी की फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है, और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। इसकी महत्वपूर्ण फसलें क्या हैं रबी की, तो देखिए गेहूं है, जौ है, मटर है, चना है और सरसों है। तो ये फ्रेंड्स आपकी जो है कि याद रखना है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, निम्न में से कौन से खनिज प्लेसर निक्षेप के कारण प्राप्त होता है। सबसे पहले आप नीचे ये जानेंगे कि प्लेसर निक्षेप होता क्या है। ठीक है, तो निम्न में से कौन से खनिज प्लेसर निक्षेप के कारण प्राप्त होते हैं, तो ये जो है कि फ्रेंड्स आपका क्या सोना, टीन या प्लेटिनम, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये आपके सोना हो गया, टीन हो गया और प्लेटिनम हो गया, ये तीनों फ्रेंड्स आपके प्लेसर निक्षेप के कारण जो है कि प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्लेसर निक्षेप के कारण ये जो है कि तीनों प्राप्त होते हैं। और यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको हम लोग, प्लेसर निक्षेप होता क्या है। तो यहाँ से देखिए, पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। देखिए, इनमें प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते हैं। इन खनिजों में सोना हो गया, चांदी हो गया, टीन हो गया और प्लेटिनम हो गया। तो ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देख लेते हैं, गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है। देखिए फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण सभी टॉपिक्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है और एससीईआरटी बुक्स ज्योग्राफी में भी दिया गया है। ठीक है, तो गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है, क्या भुज है, या अंकलेश्वर है, या डिगबोई है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र आपका अंकलेश्वर है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। देखिए यहाँ पे, भारत में मुंबई हाई, गुजरात और असम पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। तो भारत की बात करेंगे तो इसमें गुजरात हो जाएगा, असम हो जाएगा और मुंबई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए, अंकलेश्वर, अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। और देखिए, असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है, जिसमें डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुगरीजन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यहाँ से देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य, निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सीपीडब्ल्यूडी के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा राजमार्ग केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सीपीडब्ल्यूडी के अधिकार क्षेत्र में आता है? ठीक है, क्या राज्य राजमार्ग की सड़कें सीपीडब्ल्यूडी के अधिकार क्षेत्र में हैं, या स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, या राष्ट्रीय राजमार्ग? ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये जो है कि आपका राइट आंसर क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग। ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कें होती हैं, ये फ्रेंड्स आती हैं किसके अंतर्गत, तो सीपीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आती हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको नेशनल हाईवे के नाम से जाना जाता है। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है, जिसका निर्माण रख रखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सीपीडब्ल्यूडी के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप जो है कि देख लीजिएगा। और यहाँ से देखिए, राज्य राजमार्ग के अंतर्गत देखिए पीडब्ल्यूडी की अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो इसको भी आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग 5 की लंबाई कितनी है? देखिए, टोटल आपके 5 जो है कि राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, और इसमें से जो 5वां है राष्ट्रीय जलमार्ग 5 की लंबाई कितनी है? ठीक है, 588 किमी, या 1078 किमी, या 205 किमी, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 5 की लंबाई फ्रेंड्स आपकी कितनी है? 588 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ के इसको देख लेते हैं। देखिए, ये देखिए 588 किलोमीटर है राष्ट्रीय जलमार्ग 5 की लंबाई। ठीक है, तो यहाँ से ये भी जो है कि आपके एग्जाम में बन सकता है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है, जो अंतःस्थली तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? क्या इसमें चेन्नई है, ऐसा पत्तन जो पूर्वी तट पर स्थित है और अंतःस्थली अधिकतम गहराई का पत्तन है जो पूर्ण सुरक्षित है, या तूतीकोरिन, या पारादीप, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो विशाखापट्टनम, इसमें आपका राइट आंसर क्या है? विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम फ्रेंड्स ऐसा पत्तन है जो कि पूर्वी तट पर स्थित है और अंतःस्थली तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स आपका ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ई। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। और ई देखिए, पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तूतीकोरन पत्तन स्थित है। कहाँ पर? तो दक्षिणी पूर्वी। और पूर्वी की बात करेंगे तो देखिए, चेन्नई हमारे देश का प्राचीन कृत्रिम पत्तन है। और यहाँ पे देखिए विशाखापट्टनम स्थल से घिरा है, गहरा है और सुरक्षित पत्तन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये यहाँ से आपका जो है कि प्रश्न बनाया गया था। और यहाँ पे देखिए, उड़ीसा में स्थित पारादीप पत्तन विशेषतः लौह अयस्क का निर्यात करता है। और देखिए, कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन है। यह पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बृहत व समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका बनाया गया था। और यहाँ से देखिए, चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और यह झील जो चिल्का झील है किस राज्य में स्थित है, ये जो है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है, या आंध्र प्रदेश में, या उत्तराखंड में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और ये चिल्का झील फ्रेंड्स आपकी जो है कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में जो है कि आपकी चिल्का झील स्थित है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, आपके एनसीईआरटी में कैसे दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में।
बन सकता है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? यानी कि शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? क्या कावेरी या गोदावरी या दामोदर या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात फ्रेंड्स ये जो है कि कावेरी नदी बनाती है। कौन सी नदी? तो कावेरी नदी बनाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कावेरी द्रोणी, देखिए कावेरी पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है कावेरी की? तो 760 किलोमीटर है। और यहाँ से इसकी सहायक नदी कौन सी है? अमरावती है, भवानी है, हेमावती है तथा काबिनी है। ठीक है, और इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। और यहाँ से देखिए, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर बनता है। इसे शिव समुद्रम के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कि कावेरी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देश में गंगा एक्शन प्लान का शुभारंभ कब किया गया था? ये फ्रेंड्स आपके TRE 3.0628 में ये जो है कि आपका पूछा गया था, SST वाले में। ठीक है, SST के ज्योग्राफी के सेक्शन में पूछा गया था, देश में गंगा एक्शन प्लान का शुभारंभ कब किया गया था? 1987 में या 1985 में या 1991 में या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए, भारत में यानी कि देश में गंगा एक्शन प्लान का शुभारंभ जो है कि 1985 में किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इसको देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRPC, और यहाँ से देखिए देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ आरंभ हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है कि आपका प्रश्न बन सकता है। और बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय तौर पे, देखिए 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRPC के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया था। तो ये जो है कि देश में बात करेंगे तो 1985, और जो है कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की बात करेंगे तो 1995। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देख लेते हैं। देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो नर्मदा नदी का उद्गम फ्रेंड्स देखिए कहाँ से है? तो क्या सतपुड़ा से है या ब्रह्मगिरी से है या पश्चिम घाट के ढाल से है या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो नर्मदा नदी का उद्गम फ्रेंड्स कहाँ से है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से है। ठीक है, अमरकंटक से जो है कि नर्मदा नदी का उद्गम होता है। यहाँ पे देखिए, अमरकंटक आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब देख लेते हैं इसको कहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, नर्मदा नदी, देखिए नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट से है। ठीक है, यह पश्चिमी की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुँचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। देखिए, जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गार्ज से बहती है तथा जहाँ पर यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी के कारण होता है? तो नर्मदा नदी के कारण होता है। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? ठीक है, ये जो है कि प्रश्न आपका NCERT और SCERT बुक्स में दोनों में दिया गया है। और फ्रेंड्स ये जो है कि आपके TRE 3.0 री एग्ज़ाम PRT में ये जो है कि प्रश्न भी पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? क्या सेतु समुद्रम जल यात्रा नहर या शारदा नहर या इंदिरा गांधी नहर या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, इंदिरा गांधी नहर जो है कि भारत की सबसे लंबी नहर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए फ्रेंड्स, आपके जो है कि ये प्रश्न मैं दिखा दूं यहाँ पर। देखिए ये TRE 3.0 री एग्ज़ाम PRT में ये प्रश्न जो है कि आपका पूछ लिया गया था। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी। ठीक है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स, हम लोग जो है कि सही वे में अपनी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। TRE 1 हो, TRE 2 हो या TRE 3 हो, सभी में जो है कि प्रश्न आपके NCERT और SCERT बुक्स से जो है कि डायरेक्टली पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए इंदिरा गांधी, जो कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ पर है? राजस्थान में है। ये भी आपको जो है कि पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए इस परियोजना द्वारा रावी और ब्यास नदियों का जल सतलज नदी में लाया गया है। ब्यास नदी पर पौंग नामक बांध जो है कि बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य नए क्षेत्रों को सिंचित करके कृषि योग्य बनाना। और देखिए इसके द्वारा उत्तर पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर जिलों में सिंचाई की जा सकती है। ठीक है, यह भारत की सबसे लंबी नहर है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आप जो है कि बोलते हैं कि कुछ जो है कि नया प्रश्न लाइए, कुछ हार्ड प्रश्न लाइए। देखिए फ्रेंड्स, आसान ही प्रश्न आपके जो है कि BPSC TRE में बेसिक प्रश्न पूछते हैं। बस आपको जो है कि सिलेबस आपका कवर होना चाहिए। ठीक है, देखिए आसान प्रश्न है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो वो आपके लिए हार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न पूछा गया था, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। देखिए मैं यहाँ पे बुक्स में, NCERT बुक्स में लिखा भी हूँ, TRE 3.0 PRT PYQs। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि इसको देख सकते हैं। और यहाँ से, इसमें हम लोग यहाँ से दूसरे प्रश्न की तरफ अगर जाएंगे तो देखिए, पृथ्वी की सतह पर वह स्थान जो भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले रिकॉर्ड करता है वो क्या कहलाता है? यानी कि सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, पृथ्वी की वो कौन सी सतह है जब भूकंप आता है तो सबसे पहले वो सतह जो है कि रिकॉर्ड करती है या बता देती है कि जो है कि भूकंप तरंगे आई हुई हैं। ठीक है, क्या वो केंद्र है या अधिकेंद्र या सिस्मोसाइट, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी की वो सतह अधिकेंद्र है जो सबसे पहले रिकॉर्ड कर लेती है कि भूकंपी तरंगों को सबसे पहले रिकॉर्ड करती है कि भूकंपी तरंगे आई हुई हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग अधिकेंद्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपको लग रहा होगा कि ये कोई बेहतरीन प्रश्न नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले ये प्रश्न कहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, देखिए UPRO ARO प्री 2017 में ये जो है कि प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए UPSC हो, BPSC हो या UPRO ARO, इन सभी में फ्रेंड्स प्रश्न जो है कि आपके NCERT बुक्स से पूछे गए हैं, चाहे वो 6 से लेकर जो है कि 12 तक की NCERT। ठीक है, तो आपको जो है कि केवल 6 से लेकर 10 तक ही NCERT कवर करनी है आपके TRE के एग्ज़ाम के लिए। देखिए, पृथ्वी की सतह पर वह स्थान जो भूकंपी तरंगों को सबसे पहले रिकॉर्ड करता है कहलाता है। आपको फ्रेंड्स केवल 15 प्रश्न मिलते हैं जो कि बेहतरीन प्रश्न होते हैं, आपके जो है कि NCERT और SCERT आधारित होते हैं, बिल्कुल आपके BPSC TRE 4.0 के मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है, और हम लोग उसी वे में प्रैक्टिस सेट करते हैं जिस वे में आपके TRE 1 में प्रश्न पूछे गए, TRE 2 में प्रश्न पूछे गए और TRE 3.0 में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए अधिकेंद्र है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और अब आपको जो है कि 2 क्लास डेली मिलती है। पहली वाली क्लास में आपको जो है कि 15 प्रश्न NCERT और SCERT आधारित हिस्ट्री मिलती है। फिर उसके बाद उसी क्लास में 15 प्रश्न आपको जियोग्राफी के मिलते हैं, और फिर उसके बाद उसी क्लास में आपको 15 प्रश्न जो है कि हिस्ट्री के मिलते हैं। ठीक है, हिस्ट्री, जियोग्राफी और साइंस। तो टोटल आपको पहली क्लास में 45 प्रश्न मिलते हैं, और दूसरी क्लास में हम लोग सब्जेक्ट वाइज करते हैं, उसमें आपको 15 प्रश्न मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखिए आपको जो है कि पता है ये प्रेयरीज, पंपास, स्टेपीज, ये जो है कि घास के मैदान हैं। ठीक है, तो ये प्रेयरीज नामक घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। क्या ये सही है? तो फ्रेंड्स बिल्कुल, ये जो है कि ये आपका सुमेलित है, क्योंकि प्रेयरी जो घास के मैदान है वो उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं,
और ये पंपास जो है, ये जो है कि नामक घास, पंपास नामक घास दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और ये स्टेपीज, स्टेपीज यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया दिया गया है, लेकिन फ्रेंड्स ये जो है कि स्टेपीज नामक जो है कि घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, यूरोप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यूरोप आपका जो है कि ये गलत सुमेलित है, और यही जो है कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ये प्रश्न कहाँ पर, यूपीपीसीएस मेंस में। देखिए फ्रेंड्स, आईएसपीसीएस बड़े लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, और उसमें अगर ये प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि ये देखिए जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं, बीपीएससी, यूपीएससी, आरओ, एआरओ, ये फ्रेंड्स आपके जो है कि एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाते हैं। ठीक है, देखिए प्रेरीज घास के मैदान उत्तरी अमेरिका, पंपास जो है कि दक्षिणी अमेरिका, और स्टेपीज जो है कि आपका यूरोप में। तो इसमें जो है कि आपका जो है कि सही दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेपीज यूरोप में है, और यहाँ पर देखिए ये वेल्ड, तो वेल्ड नामक घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वेल्ड नामक घास के मैदान फ्रेंड्स आपके दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया दे दिया गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो है कि आपका गलत है, और इसीलिए यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है कि बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, यानी कि यहाँ पर इन ऑप्शंस में से टैगा हो गया, सवाना हो गया, पंपास हो गया, इनमें से आपको फ्रेंड्स बताना है कि इनमें से जो है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं। क्या वो टैगा है, या सवाना है, या पंपास है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स उष्णकटिबंधीय घास के मैदान यहाँ पे क्या है, सवाना है। ठीक है, सवाना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये जो है कि कहाँ पर पूछा गया है, तो बीपीएससी असिस्टेंट के एग्ज़ाम में 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि ये चीज़ें आपके जो है कि एनसीईआरटी, एससीईआरटी दोनों में दी गई हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ऑप्शन नंबर बी सवाना। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप जो है कि याद रखिएगा, और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है। देखिए मंडल से भी एक या दो प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहे हैं, और यहाँ पे देखिए सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का जो है कि फ्रेंड्स सबसे चमकदार ग्रह शुक्र है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए शुक्र ग्रह को हम लोग सुबह का तारा, भोर का तारा, शाम का तारा, और सबसे गर्म ग्रह भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। और ये देखिए कहाँ पर पूछा गया है, तो देखिए सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी सूर्य हो जाएगा। देखिए 65वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है, और यहाँ से देखिए सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह शुक्र है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है। इसे सुबह का तारा, शाम का तारा, भोर का तारा भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप जो है कि याद रखिएगा। और देखिए विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, ये आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक्स में दिया गया है। तो विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, क्या 16 जून, 18 जनवरी, या 5 दिसंबर, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स आप जब कमेंट करते हैं, मैं पहले बता देता हूं कि आप जो है कि देखिए जैसे मान लीजिए 6 नंबर का प्रश्न आया, तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करिए। प्रैक्टिस का मतलब फ्रेंड्स यही होता है, इसको पॉज कर लीजिए, प्रश्न को पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए, और आप जो है कि अपने कॉपी पेन ले लिया करिए। और फ्रेंड्स उसमें जो है कि आप मेन पॉइंट्स को नोट भी कर लिया करिए, और उसमें जो है कि आप 15 ऐसे डाल लीजिए, 15 नंबर ऐसे डाल लीजिए 1 से 15 तक। और जैसे मान लीजिए 6 नंबर का प्रश्न है, तो 6 के आगे अगर आपको पता है कि इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है या ऑप्शन नंबर सी है, तो वहाँ पर लिख लिया करिए। फिर उसके बाद जो है कि वीडियो को चालू करिए, और जो है कि जो हम ऑप्शंस बताते हैं, अगर आपका फ्रेंड्स सही है तो सही करिए ईमानदारी से, गलत है तो गलत करिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे कमेंट में भी आप जो है कि बता दिया करिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पे जो आपको सही लग रहा है वो आप, जैसे ये ए हो गया, या बी हो गया, या सी हो गया, लिख के आप कमेंट
कर दिया करिए फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं यहाँ से विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो विश्व मृदा दिवस फ्रेंड्स 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये देखिए आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक्स में भी दिया गया है। देखिए विश्व मृदा दिवस, देखिए यहाँ से प्राकृतिक प्रणाली के महत्वपूर्ण घटक के रूप में तथा मानव कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में मृदा के महत्व का उत्सव मनाने के लिए 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में स्वीकार किया गया है। देखिए वर्ल्ड सॉइल डे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप जो है कि इसको याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए चंबल नदी पर, तो सबसे पहले अगर पता है कि चंबल नदी कहाँ पर है, इस ये कहाँ से निकलती है, तो ये भी, और ये भी अगर आपको पता है कि राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, तो ये भी आप जो है कि बता सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न हमारा बन रहा है कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। क्या मध्य प्रदेश में, या राजस्थान में, या छत्तीसगढ़ में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना ये आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये प्रश्न आपके 66वीं बीपीएससी प्री री एग्ज़ाम 2020 में ये प्रश्न जो है कि आपका पूछ लिया गया था। देखिए चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ठीक है। और यहाँ से देखिए कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी कि फ्रेंड्स ये कैमूर जो पठार है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये जो है कि आपको बताना है। क्या कैमूर पठार लिथियम के लिए प्रसिद्ध है, या बक्साइट के लिए, या चूना पत्थर के लिए, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो कैमूर पठार है ये चूना पत्थर के लिए फेमस है या प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अगर इसको देखने का प्रयास करेंगे तो देखिए ये 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में ये प्रश्न जो है कि पूछ लिया गया था। देखिए कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी चूना पत्थर के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इसके जो है कि इसके आंसर की बात करेंगे तो देखिए कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में कैमूर पठार मुख्यतः रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार सैल चूना पत्थर बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग भी उपलब्ध है, ठीक है। तो ये जानकारी आपको मिली है। और देखिए यहाँ से गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है। तो गंडक नदी का फ्रेंड्स दूसरा नाम क्या पुनपुन है, या महानंदा, या बूढ़ी गंडक, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए गंगा नदी का जो है कि दूसरा नाम यहाँ पर फ्रेंड्स नारायणी नदी है, नारायणी, ठीक है। नारायणी किसका दूसरा नाम है, तो गंडक नदी का दूसरा नाम फ्रेंड्स नारायणी नदी है। ये आपके बिहार एससीईआरटी के बुक्स में और एनसीईआरटी बुक्स दोनों में जो है कि ये दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। और गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है, नारायणी नदी है, ठीक है। तो ये भी आप जो है कि याद रखिएगा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से ये पूछा गया है कब, तो अभी हाल ही में 2023 में 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये जो है कि प्रश्न पूछ लिया गया था। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर डी नारायणी, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है। इसका एक अन्य नाम क्या है, सालग्रामी है, ये भी याद रखिएगा। और देखिए यहाँ से गंडक नदी नेपाल हिमालय के अन्नपूर्णा पर्वत और धौलागिरी श्रेणी के समीप से निकलती है। तो ये भी आपको जो है कि पता होना चाहिए। और पटना के पहलेजा घाट के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी के 7 मुख्य सहायिकाएँ हैं, कौन कौन, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक, सेती, दरौदी, मादी, काली गंडक और मसिया गढ़ी, ठीक है। तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि डॉट डॉट का भाग है, यानी कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि ये किसका भाग है, ये जो है कि बताना है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपका गोंडवाना लैंड का भाग है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए फ्रेंड्स, आपका जो है कि 15 से 20 मिनट या 25 मिनट डेली जो है कि हम लेते हैं इस प्रैक्टिस सेट के लिए। देखिए बहुत ज़्यादा बड़ी प्रैक्टिस सेट का मतलब ये हो जाता है फ्रेंड्स कि उसमें जो है कि आपको बेहतरीन प्रश्न नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। और यहाँ से छोटा प्रश्न है आपके जो है कि लायक ये प्रश्न होते हैं जो आपके जो है कि एग्ज़ाम में डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से फ्रेंड्स अब हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं और यहाँ से इसको देख लेते हैं। देखिए ये जो है कि ये आपके जो है कि टीआरई के एग्ज़ाम में देखिए 11-12 वाले एग्ज़ाम में ये जो है कि पूछा गया था। बीपीएससी टीआरई के एग्ज़ाम में देखिए बीपीएससी 11-12 वाले एग्ज़ाम में 26 अगस्त 2023 को ये प्रश्न जो है कि पूछ लिया गया था। दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि डाट का भाग है। ऑप्शन नंबर ए गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो ये जो है कि आप याद रखिएगा। और ये देखिए दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि गोंडवाना लैंड का भाग है। इसमें मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र आदि के कुछ हिस्से शामिल हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये जानकारी आपको मिल गई। अब देखिए स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी। देखिए आसान प्रश्न है लेकिन ये बहुत से एग्जामों में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी, ये जानकारी आपको जो है कि होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहल थी फ्रेंड्स स्वच्छता के मामले में। तो यहाँ पर जो है कि और ये आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक्स में भी दिया गया है। ज्योग्राफी में क्लास जो है कि ये 7th में दिया गया है, ठीक है। तो देखिए स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो यहाँ पर देखिए 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है कि इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से मैं दिखाने का प्रयास भी करूँगा। देखिए ये आपकी क्लास 7th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है। और यहाँ से देखिए क्या आप जानते हैं, और यहाँ देखिए सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि महत्वपूर्ण भी है और आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक्स में भी दिया गया है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं। बंगाल टाइगर ये कहाँ पर मिलते हैं, ये जो है कि आपको बताना है। क्या पर्वतीय क्षेत्र में या अमेजन क्षेत्र में या बेसिन क्षेत्र में या उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो बंगाल टाइगर फ्रेंड्स ये जो है कि आपको कहाँ मिलते हैं, तो ये डेल्टा क्षेत्रों में मिलते हैं, ठीक है। कहाँ पर, डेल्टाई क्षेत्रों में या डेल्टा क्षेत्रों में ये जो है कि बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है कि आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं, आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देखिए ये देखिए आपका जो है कि क्लास 7th का ही एनसीईआरटी है ज्योग्राफी का। यहाँ पे देखिए डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। और यहाँ से देखिए बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इसमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। कहाँ पर, बेसिन में। और यहाँ से देखिए एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। तो ये जो है कि आप याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए नदी के जो है कि साफ जल झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जो है कि जलीय जीव पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी आपको जो है कि पता होनी चाहिए। और यहाँ से देखिएगा जनगणना 2011 के अनुसार पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व कितना है। फ्रेंड्स देखिए जनसंख्या घनत्व आप जो है कि अब सोचेंगे कि एक तरफ से हम जो है कि सभी राज्य का याद करें, तो आपको जो है कि ये नहीं करना है। ख़ास तौर से 2011 की जनगणना के लिए जो है कि बिहार में जितना है महिला साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर, जनसंख्या घनत्व, और जो है कि 2011 की जनगणना से बिहार संबंधित आपको मैं जो एक वीडियो जो है कि आपको 15 या 20 मिनट का जो है कि अपलोड कर दूंगा, वहाँ से उसको देख लीजिएगा। तो बिहार में एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, तो 2011 की जनगणना को बिहार से संबंधित देख लीजिएगा। और जो आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी में जिस राज्य का दिया गया है 2011 की जनगणना का डाटा, उसको आपको जो है कि देखना है, ठीक है। तो इसमें देखिए पश्चिम बंगाल का जो है कि जनसंख्या घनत्व तो पूछा गया है जनगणना 2011 के अनुसार। तो ये जो है कि आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिया गया है। कितना दिया गया है, 1029, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 1029 है।
और यहाँ से फ्रेंड्स इसको देखने का प्रयास जब करेंगे तो देखिए ये आप जो है कि क्लास 7th का एनसीईआरटी है। और यहाँ से देखिए किसका किसका दिया गया। देखिए जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता क्या है, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, ये जनसंख्या घनत्व कहलाती है। उदाहरणतः देखिए उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, 189 है, तो ये आपको याद रखना है। जबकि पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व कितना है, 1029 है, ये आपको याद रखना है। और देखिए यहाँ से बिहार का जनसंख्या घनत्व, इसमें फ्रेंड्स कितना दिया था, 1102 दिया था। और कहीं कहीं पर देखिए 1106 भी गूगल करने पे मिल रहा है। तो 1102 1106 आप जो है कि दोनों याद रखिएगा, ठीक है, जो ऑप्शंस में हो। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं, यानी कि ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जो गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं ये सामान्यतः ये कहाँ से उत्पन्न होती हैं, क्या ध्रुवों के निकट से, या भूमध्य रेखा के निकट से, या ज्वार भाटी इलाकों में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सामान्यतः फ्रेंड्स ये जो गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं ये जो है कि भूमध्य रेखा के निकट से जो है कि ये भूमध्य रेखा के निकट से जो है कि उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक्स में भी दिया गया है क्लास 8th में। और देखिए यहाँ से देखिए महासागरीय धाराएं, देखिए यहाँ से सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। और देखिए ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। देखिए लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं हैं, यानी कि लेब्राडोर जो है ये आपकी क्या है, ठंडी जलधारा है, ठीक है। जबकि गल्फ स्ट्रीम ये क्या है, गर्म जलधारा है, ठीक है। तो ये जो है कि फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए। और देखिए यहाँ से निम्नलिखित में से क्या बनाने के लिए मैग्नीज की आवश्यकता होती है, क्या पेंट बनाने के लिए मैग्नीज की आवश्यकता होती है, या मैग्नीज से पेंट बनता है, या मैग्नीज से कीटनाशक दवाएं बनती हैं, या ब्लीचिंग पाउडर, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए निम्नलिखित में से जो है कि मैग्नीज की आवश्यकता जो है कि फ्रेंड्स पेंट बनाने के लिए भी होती है, कीटनाशक दवाएं बनाने के लिए भी मैग्नीज का उपयोग होता है, और ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए भी मैग्नीज का उपयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो ये जो है कि आपको पता होना चाहिए। और ये प्रश्न आपके 6 to 8 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे दिया भी गया है आपके जो है कि क्लास 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में। देखिए मैं पढ़ाया भी हूँ, देखिए क्लास 9th और क्लास 10th की ज्योग्राफी और एनसीईआरटी की मैं चैप्टर वाइज पढ़ा दिया हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं फिर से चैप्टर वाइज स्टार्ट कर सकता हूँ। और यहाँ से देखिए मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो ये भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि किसके विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है मैग्नीज, तो इस्पात के विनिर्माण के प्रयोग में, ठीक है। 1 टन इस्पात बनाने के लिए 10 किग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं और पेंट बनाने में किया जाता है। और यहाँ से एक और प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि अब भारत में कौन सा राज्य सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक है, तो उड़ीसा राज्य है, ठीक है। भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा